जैसी ओ पहाड़ हमो लेके ले उजा स्वर्ग जैसी ओ पहाड़ हमो लेके ले उजा राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अभी अभी आपकी किताब लॉन्च हुई है 5 नीतियों के नाम से। ये किस तरह की किताब है और क्या कुछ आपने इसमें देने की कोशिश की? सबसे पहले तो रोजी जी मैं आपका नमस्कार करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो 5 नीति मैंने लिखी थी, मैंने अपने ज़िंदगी के जो मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने उनके बारे में लिखा था, क्योंकि हमें ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने पारिवारिक रूप से भी। तो मैंने ये पाया, जब काफ़ी लोगों को, महान आत्माओं को हमने पढ़ा, तो मैंने पाया कि उसमें से 5 लोग, जैसे भगवान कृष्ण हैं और चाणक्य जी हैं, राइट, और हमारे छत्रपति शिवाजी हैं, महात्मा गांधी हैं और माओ त्से तुंग हैं। तो इनके चरित्र से, इनके जीवन से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटीज़ इनके जीवन में है और पूरी मानवता को और ख़ासकर मैनेजमेंट को इनके जीवन से बहुत कुछ सीख मिल सकती है। तो उस वजह से मैंने इन 5 महान आत्माओं को चुना और इनके जीवन से क्या हम ले सकते हैं वो मैंने दिया, और आगे इनको कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो उसके बारे में मैंने लिखा है। राहुल जी, आप एक वेबसाइट भी चलाते हैं इनक्रेडिबल पहाड़ी के नाम से। तो ये किस तरह की वेबसाइट है और लोगों को किस तरह से मदद करती है? इनक्रेडिबल पहाड़ी चलाने का जो मेरा एक उद्देश्य था, एक्चुअली बहुत सारे वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो वेबसाइट्स को जब मैंने देखा तो मैंने पाया वो वेबसाइट बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम अपने संदर्भों में देखें, अगर मैं ये देखूं कि उत्तराखंड के संदर्भ में, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी है और वो कमी को पूरा किया जाना चाहिए। तो उसको मैंने सोचते हुए एक वेबसाइट बनाया, द इनक्रेडिबल पहाड़ी। अब इसमें आइडिया ये है कि प्रोफेशनल्स को मैंने पहली बार उस अपने इनक्रेडिबल पहाड़ी में लामबंद लाने की कोशिश की है। ये आउट एंड आउट एक लोकल अपने कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए मैंने बनाया। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए ये इसको बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे उत्तराखंड के डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे आर्टिस्ट भी जो हैं, क्योंकि आज मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में अगर मुझे अपने घर में कोई सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम होता है या कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है, उसमें अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं अपने उत्तराखंड के किसी संगीतकार को या किसी हमारे जो छोलिया डांस करने वाले थे उनको अगर मैं बुलाना चाहूँ, तो मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ से बुलाऊँ। तो और ऐसी कोई वेबसाइट है भी नहीं जहाँ मुझे इन सभी लोगों का एक साथ मिल जाए, उनकी डिटेल मिल जाए। तो वो भी एक आशय था कि मैं ऐसी एक वेबसाइट बनाऊँ कि उनमें उन लोगों को भी मैं शामिल करूँ, ताकि हमारे जो प्रवासी लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं या लखनऊ में हैं या कलकत्ता में हैं या किसी भी हमारे देश के किसी भी पार्ट में है और इवन देश के बाहर भी हैं, तो उनको मालूम हो कि कहाँ से हम उनको सोर्स कर सकते हैं, कहाँ से उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आइडिया था। कुमाऊनी गाने की तो कैसेट आपकी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपने म्यूजिक भी दिया है और गाने भी लिखे हैं। तो किस तरीके के गीत हैं, जरा गुनगुना दीजिए। हाँ, ये 2
जो मैंने कैसेट बनाई है, इनके पीछे भी मेरा एक उद्देश्य है। इनके पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, और उस टैलेंट को अगर हम बढ़ावा ना दे सकें तो ये उस टैलेंट के साथ बड़ा अन्याय होगा, और वो अपना ध्यान बटाएंगे किसी और जगह लग जाएंगे, जबकि उनका टैलेंट जो है वो खाली चला जाएगा। तो उस टैलेंट को अपनी जगह पर लाने के लिए और उनको इस्तेमाल करने के लिए मैंने किया। अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने गाने लिखे, इसके बाद मैंने स्काउट किया, ढूंढा। अभी देखिए, मुझे 20 वर्ष के हमारे जो म्यूज़िक कंपोजर हैं वो 20 वर्ष के हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए 20 साल का बच्चा इतना अच्छा उसने मैजिकल म्यूज़िक दिया है उसमें, और उसको मैंने ढूंढा। ऐसे ही हमारी जिन्होंने एक गाया है उस गाने को, और एक हमारे दूसरे गायक ने गाया है गाने को, वो दोनों ही बहुत यंग हैं, 20-20, 22-22 साल के बच्चे हैं, और उन्होंने शायद अपने दूसरा या तीसरा कैसेट ये गाया है, और उसमें देखिए कितनी परिपक्वता के साथ, कितनी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने गाना गाया है। और मेरा उसमें रोल क्या रहा, मैंने अगर कुछ उनको मैंने बढ़ावा दिया, मैंने वो गाने लिखे हैं, मैंने उन गानों को एक तरह से मैंने उनको म्यूज़िक दिया, और म्यूज़िक दे के मैंने अपने जो मेरे म्यूज़िक कंपोजर थे, मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया, बीट्स मैंने तय की, उनके साथ बात किया, और एक गाने को तैयार करने के लिए मुझे 10, 15, 20 दिन लगे, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में था और जो मेरे आर्टिस्ट थे सारे वो देहरादून से ऑपरेट कर रहे थे। तो उसमें कई बार प्रोनाउंसिएशन का आया कि वो जो प्रोनाउंसिएशन मैं चाहता था वो नहीं आ पाई, कई बार वो फीलिंग नहीं आ पाई शब्दों में, तो उसको मैंने यहाँ से किया, और यहाँ से करने के बाद वो गाने बड़े खूबसूरत बन पड़े हैं, और आपको मैं उसका लिंक दूंगा, आप उसको लिंक को देखिएगा जी। आपकी फेवरेट सबसे कविता है वो हमारे आपने सही कहा, अभी हमने पीछे काफ़ी कवि सम्मेलन हमने शुरू किए हैं, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक एक्टिविटीज़ के दायरे में रहते हुए, और हमने इसमें भी ये है, मैं आपको बताऊं तो मैं हमारे उत्तराखंड में बहुत से टैलेंटेड कवि हैं, नाटककार हैं और साहित्यकार हैं, उनको बहुत सारे लोगों को उनकी जगह जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। मैंने हमारे कुछ साहित्यकार हैं उनके लिए मैंने एक बार फेसबुक में मैंने एक कैंपेन भी चलाया था कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनको अभी सरकार की तरफ से कोई रिकॉग्निशन मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो तब मिलेगी जब हमारा स्टेट गवर्नमेंट उनको देगा। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। हमारे हेमपंत जी हैं जो बहुत बड़े नाटककार हैं, हमारे डॉक्टर बिष्ट हैं। डॉक्टर बिष्ट ने इतनी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, कम से कम 30-40 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, देखिए उनको। लेकिन अभी हमारी खुद की सरकार की वजह की तरफ से कोई अवार्ड या कोई रिकॉग्निशन नहीं है। हमारे भीष्म कुकरेती जी बहुत बड़े क्रिटिक हैं, शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्रिटिक में से वो एक हैं, लेकिन आप देखिए उनको भी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। उन्होंने कितनी बड़ी पुस्तकें मिली हैं, लेकिन कितना बड़ा उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, लेकिन अभी तक उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो ऐसे ही मैं तो 2-3-4 जो नाम है मुझे अभी ऑफ हैंड मेरे को याद आए तो मैंने आपके सामने लिए हैं। ऐसे और बहुत सारे कलाकार हैं हमारे। देखिए हमारे हीरा सिंह राणा जी, आज उनकी डेथ हो गई, आज हमारे बीच में वो नहीं है। कितने महान कलाकार थे, लेकिन अगर आज आप काउंट करें, दिल्ली सरकार ने जरूर उनको कुछ दिया, लेकिन आप बताइए उत्तराखंड सरकार ने उनको क्या दिया? आज उनके नाम पर हम लोग कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट भी हम नहीं खोल पा रहे हैं, और कुछ उनको हमने कोई रिकॉग्निशन भी नहीं दिया। खाली उनका ही क्यों, आप गोपाल गोस्वामी जी को देख लीजिए, आप चंद्र सिंह राही जी को देख लीजिए, ये सारे बहुत महान लोग हैं, लेकिन इनको हमने रिकॉग्नाइज कहाँ किया, कैसे किया? तो उस कड़ी में मेरी एक कोशिश थी कि हम एक छोटे अपने कवि सम्मेलन करें, गोष्ठियाँ करें, और जो हमारे लोग हैं जो फैले हुए उन लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश करें। जैसे कि आपने कोई मेरी कविता के लिए आपने बोला है, तो मैं आपको अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको लेटेस्ट अगर बोलूं तो हमारे शेरदा अनपढ़ हमारे एक कवि थे, बहुत अच्छे हास्य कवि थे। देखिए उनको क्या रिकॉग्निशन मिला, उनको भी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। दुनी के हसानी कहाची अनपढ़, शेरदा हमर छिया साहित्यकार सुघड़, बात उनरी हुची 16 आंस की, पोल खोड़ बीछी
पुरजमाण की कविता का रूप में दिखाची दर्पण शेर दा हमार छिया साहित्यकार सुघड़। अब ये उन्होंने इतना साहित्य दिया है, इतनी उन्होंने हास्य का और व्यंग्य का इतना अच्छा साहित्य दिया है, लेकिन उनका अभी तक कहीं हमारे को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। ऐसे ही मैं आपको अगर कुछ और अपनी अगर ये बताएं तो मैं अभी एक छोटा सा गीत हमने लिखा था, इसमें मैंने एक प्रयोग किया है। उस गीत में दुख और सुख को मैंने एक ही साथ एक ही माला में पिरोने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूँ। पल भर का सुख, पल भर का सुख, पल भर का दुख, दोनों आते जाते हैं, दोनों मेरे नाते हैं। अभी मैंने दुख के बारे में बताया है। दुख आता है, मैं घबराता, दुख आता मैं घबराता, फिर मैं उसमें रम जाता, दुख बन जाता प्रतिभागी, मैं दुख में राहत पाता। अभी इसी को फिर मैंने सुख के साथ भी जोड़ा है। अब आप देखिए, सुख आता मैं हर्षाता, सुख आता मैं हर्षाता, मुझको यह भ्रम हो जाता, सुख मेरा सगा सखा है, सुख मेरा सगा सखा है, सुख मुझे छोड़ नहीं जाता। तो अब ऐसी इसी तरह से ये कविता अगर मैं आपको पूरी बताऊं तो इसमें मैंने दुख और सुख दोनों के पक्षों को मैंने इसमें लिया, दोनों को मैंने बताया। तो ये एक मेरी कविता है। हमारे लिए उसके माध्यम से हमारी जो कम्युनिटी है उत्तराखंड की, वो बहुत टैलेंटेड कम्युनिटी है। अभी मैंने एक पीछे किसी इंटरव्यू में कहा भी था कि आज की हालात ये हैं कि दुनिया में हर जगह पर हमारे पहाड़ी और आलू ये दोनों मिल जाते हैं। आप देखिए, हम किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, हमारे पहाड़ियों का पूरा दबदबा है। पूरे देश की सुरक्षा हमारे पहाड़ियों के ऊपर ही टिकी हुई है। आप देखिए, हमारे जनरल पहाड़ी हैं, हमारे डिफेंस एडवाइज़र हमारे पहाड़ी हैं, और इसके अलावा भी हर फील्ड में साइंटिस्ट हैं, हमारे म्यूज़िक में हैं, गीत में हैं, संगीत में, सभी जगह है। तो कोशिश ये है कि जितना वो बाहर कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, उसका अगर 10% 20% वो किसी भी रूप में, चाहे वो रिटायर होने के बाद या अपने सर्विस में रहते अगर वो अपने तरफ भी ध्यान दे दें तो हमारे यंगस्टर्स को एक बहुत बड़ी डायरेक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन वहाँ से हो रहा है। अब पलायन के बारे में हम बहुत बड़ी चर्चाएँ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेंथ है पलायन को रोकने के लिए, स्ट्रेंथ ये है कि आज देखिए हमारे पास एक मेडिकल टूरिज़्म, पूरे वर्ल्ड में मेडिकल टूरिज़्म चल रहा है। मेडिकल टूरिज़्म का मतलब है कि जिस आदमी को इलाज कराना हो वो ऐसी जगह जाए जहाँ वो आनंदित होकर रहे और अपना इलाज कराए। हमारे पहाड़ में आज से 50 साल 60 साल पहले हमारे पहाड़ में सैनिटोरियम था नैनीताल में। टीबी के मरीज पूरी दुनिया से यहाँ आते थे, आज वो सैनिटोरियम ही खत्म हो गया। तो वो टूरिज़्म जो हमने एक शुरू किया था, वो टूरिज़्म को दोबारा लाने की ज़रूरत है। हम अपने मंदिरों के लिए, बाकी जगह के लिए तो टूरिस्ट हमारे आते ही हैं। अगर हम वहाँ पर हमारे अगर 4, 6, 8, 10 हमारे हॉस्पिटल बहुत अच्छे खुल जाएँ तो आप देखिए कि हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ आप देखिए, आप कोटा में एक छोटी सी जगह है राजस्थान में, कोटा एजुकेशन सेंटर है। हमारे यहाँ देहरादून में भी एजुकेशन सेंटर बन सकता है, रानीखेत में भी एजुकेशन सेंटर बन सकता है। तो ये एक एजुकेशन सेंटर, वहाँ एजुकेशन हब अगर हम बना लें वहाँ पर, तो उसका हमारे पास हम रिवर्स पलायन में हमारे को बहुत उसका काम आ जाएगा। इसके अलावा ये देखिए, हमारे यहाँ हमें तो ईश्वर की तरफ से हम विशेष कृपा हमारे ऊपर है। हमारे पास इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, इतने हमारे पास वेजिटेशन है। अगर इसको हम अपना प्रयोग करना शुरू कर दें तो आप देखिए ऑर्गेनिक के बारे में कुछ शुरू कर दें तो ये एक हमारा बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं जिनको अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या अगर इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो सर शायद 5 या 7% मैंने इस्तेमाल किया। तो मेरी सभी लोगों से जो भी आज हमारे उत्तराखंड में कुछ भी हैं या हमारी जो सरकारें हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि जो मैं बता रहा हूँ कि इनको क्या सोचें, इस पर अगर हम कर सकें कुछ तो मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह रावत जी हमसे बात करने के लिए और अपनी 5 निधि किताब के बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच रोजी जी, आपने मेरे से बातचीत किया और मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। TPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ
सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू दीप्या माई।